जय हिंद विद्यार्थियों। आज के इस कालखंड में हम बात करेंगे कक्षा 12वीं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 2 और इसका नाम है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। तो उपभोक्ता क्या है? सबसे पहले अपन बात कर लें उपभोक्ता किसे कहते हैं। उपभोक्ता कौन है? हाँ? उपभोक्ता वह है जो किसी ना किसी वस्तु का उपभोग करता है। अब वस्तु या सेवा, यहाँ पर वस्तु से मतलब केवल वस्तु नहीं है, जैसा सेवाओं का भी उपभोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वस्तु से तात्पर्य है वस्तु एवं सेवा। तो उपभोक्ता वह है जो किसी ना किसी वस्तु का या सेवा का उपभोग करता है। हम उपभोग कर रहे हैं तो हम क्या हैं? उपभोक्ता हैं। ये जो पार्ट है, इस पार्ट में उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, मतलब उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है। सारे उपभोक्ताओं का व्यवहार एक जैसा होता है। कैसे? हर उपभोक्ता के पास साधन सीमित हो। इसका मतलब साधन यानी क्या? जिनसे कि वो वस्तुओं तथा सेवाओं का क्रय कर सकता है। क्रय करेगा तभी तो उपभोग करेगा। तो साधन सीमित है, अर्थात उनके पास पैसे सीमित होते हैं कि हम कोई भी वस्तु खरीदते समय हमारे पास पैसे बचाने की प्रवृत्ति होती है कि हम अपना जरूरी सामान भी खरीद ले और हमारे पैसे भी बच जाए। इसीलिए हम क्या करते हैं? मोल भाव करते हैं। मोल भाव करते हैं कि नहीं? मोल भाव क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी जरूरत का सामान भी खरीद लें और हमारे पैसे भी बच जाए। अब पैसे बचाने का प्रयास हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास साधन सीमित है। साधन अर्थात पैसे सीमित। अब सीमित है तो क्या करना पड़ेगा? आप बाजार गए 1000 रुपये लेके, घर में आपको कहा गया कि आप स्कूल यूनिफॉर्म ले लेना, बैग ले लेना और कॉपी भी ले लेना। ठीक, अब 1000 रुपये में आपको बैग भी लेना है, स्कूल ड्रेस भी लेना, कॉपी भी लेना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन पैसों का समझदारी से प्रयोग करना। क्या करना पड़ेगा? पैसों का समझदारी से प्रयोग करना। और ये जो समझदारी है ये अर्थशास्त्र में कहलाती है अनुकूलतम संयोग। साधनों का अनुकूलतम संयोग, मतलब आपके पास जितने संसाधन हैं उन संसाधनों को आपको समझदारी से खर्च करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 800 रुपये की ड्रेस ही ले ली और बैग के लिए और किताब कॉपी के लिए पैसे ही नहीं बचे। तो हमारे पास साधन सीमित होते हैं, इसलिए हम अपने सीमित साधनों से क्या करते हैं? उनका अनुकूलतम संयोग प्राप्त करने का प्रयास हमारा रहता है कि हम अपने पास जितने पैसे हैं उस पैसे से अपनी अधिकतम इच्छाओं को कैसे शांत करें। और सीमित साधन के साथ साथ क्या होता है? इच्छाएं हमारी कैसी रहती है? असीमित रहती है। तो आपको साधनों का अनुकूलतम संयोग प्राप्त करना होगा, समझदारी से पैसों को खर्च करना होगा। इससे क्या होगा कि आपकी अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि हो जाएगी। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी एकाध इच्छा की पूर्ति होगी, शेष इच्छाएं अधूरी रह जाएंगी। ठीक है, तो ये होता है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत। यानी हर उपभोक्ता जो है क्या करता है? अपने साधनों का कुशलतम संयोग प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे कि वह अपनी अधिकतम आवश्यकताओं को शांत कर सके। अब जो हमारी पाठ्य पुस्तक है इसमें प्रारंभिक संकेतन और अभिग्रह इस शीर्षक के अंतर्गत उदाहरण लिया गया और उदाहरण में ये बताया गया कि हमारे पास जितने साधन हैं उन साधनों को हम दो वस्तुओं पर खर्च कर सकते हैं। यानी हम अपने साधनों का दो वस्तुओं की या दो आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग करते हैं। अब दो वस्तुएं क्यों लिया उसने? अगर हम बहुत सारी वस्तुओं को लेंगे, आवश्यकताएं तो ढेर सारी हैं, अगर हम बहुत सारी आवश्यकताओं को लेंगे तो तुलना करना जरा कठिन होगा, है ना। इसलिए दो आवश्यकताओं को लेकर के एक उदाहरण के रूप में बताया है कि हमारे पास जितने संसाधन हैं, जितने साधन हैं, उनको हम दो वस्तुओं पर क्रय कर सकते हैं। और ये दो वस्तुएं कौन सी हैं? केले और, यानी हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम केला और आम खरीद सकते हैं। ऐसे सीमित हैं। आपके पास 50 रुपए मान लीजिए, 50 रुपए में आप केला और आम दोनों भी खरीद सकते हैं। या तो पूरे पैसे के केले खरीद सकते हैं या पूरे पैसे के आम खरीद सकते हैं। तो अपन विभिन्न संयोगों की यहाँ पर उदाहरण के रूप में देखें। मान लो अगर आप 50 रुपए से पूरे पैसे के केले खरीदें
तो 50 रुपये में जैसे 40 रुपये दर्जन अच्छा बड़ा वाला है ना केला, तो 50 रुपये में कितने केले आएंगे? मान लो कि 16। कि केले 50 रुपये में आपने 16 केले खरीदे, लेकिन आपके पास 50 ही रुपये थे, तो आप आम खरीद पाओगे क्या? अब आप आम कुछ भी नहीं खरीद पाओगे, ठीक। लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आम भी खरीद लेते, तो फिर आपको आम खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा? केले की मात्रा को कुछ ना कुछ कम करना पड़ेगा। केले की मात्रा को कम किए बगैर आप आम खरीद पाओगे क्या? नहीं खरीद पाओगे, क्योंकि आपके पास रुपए कितने हैं? 50 रुपए। ठीक है ना, आपके पास साधन कितने हैं? सीमित है। सीमित मतलब यहाँ मान लो 50 रुपए। अब 50 रुपए में या तो आप 16 केले खरीद लो, तो आम कुछ भी नहीं खरीद पाओगे, और अगर आप आम खरीदना चाह रहे हैं तो आपको केलों की मात्रा को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। मान लो कि आपने 4 केले कम किए और 2 आम। आम की मात्रा अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो आपको फिर केले की मात्रा कम करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लो कि आप 8 केले और 5 आम, ठीक। और अगर आपको और अधिक आम चाहिए तो फिर केले की मात्रा कम करनी पड़ेगी। मान लो कि 4 केले और 8। अब एक कंडीशन और यह हो सकती है कि आप क्या काम करो, केले बिल्कुल ना खरीदो, तो आम की संख्या आप और बढ़ा सकते हो, मान लो कि 10। तो यहां पर केले और आम की मात्रा के ये बंडल हो गए। ये क्या है? केले और आम की मात्रा के बंडल। तो 16 जीरो का मतलब है कि 16 केले और आम 0 है ना। 12 केले 2 आम, 8 केले 5 आम, 4 केले 8 आम और 0 केले 10। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने पास के पूरे साधनों को आम खरीदने में खर्च करते हो तो आपको केले की मात्रा को 0 करना होगा। यानी 50 रुपए के आप 1 किलो आम खरीदोगे, ठीक है, जिसमें कि 10 आम आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आम भी 10 खरीद लो और केले 8 खरीद लो। ऐसा संभव है क्या? 10 नहीं, क्योंकि आपके पास साधन कैसे हैं? सीमित। समझ में आ गया? तो ये जो है ये क्या कहला? X1 X2 बंडल कहलाएंगे। इनको अपन क्या बोलेंगे? ये बंडल है। और इन विभिन्न बंडलों में से आप किसी एक बंडल का चुनाव कर सकते हो। तो आपको अपने सीमित साधनों का सर्वोत्तम संयोग प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? चयन करना। बिना चयन किए आप अपनी दोनों आवश्यकताओं को इच्छित मात्रा में पूरा कर सकते हो क्या? चाही गई मात्रा में। जैसे मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं 10 आम भी खरीद लेता और 16 केले भी खरीद लेता, संभव नहीं है ना। तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, सामंजस्य बनाना पड़ेगा। तो ये जो सामंजस्य है यही अर्थशास्त्र में अनुकूलतम संयोग या इसको हम सर्वोत्तम संयोग भी कहते हैं। यानी हम अपनी विभिन्न आवश्यकताओं में से कुछ आवश्यकताओं का क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। तो हमको अपने सीमित साधनों का सर्वोत्तम संयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न आवश्यकताओं में से क्या करना पड़ता है? कुछ वस्तुओं की कुछ मात्रा का क्या करना पड़ता है? चुनाव करना। अब इसके बाद हम आते हैं उपयोगिता। ये शब्द आपने पहले कभी सुना है क्या? बोलचाल में आपने उपयोगिता शब्द सुना होगा। अगर केले अपन खरीद के लाए है ना, 50 रुपए के 16 केले खरीद के लाए और एक केला जो था वो पूरी तरह पिचक गया या खराब हो गया। अब उस केले को हम खाएंगे क्या? उस केले से हमारी इच्छा की पूर्ति होगी क्या? इसका मतलब वो केला खराब है, मतलब उसमें कोई उपयोगिता नहीं है। तो किसी वस्तु में उपयोगिता है, इसका मतलब ये है कि वह वस्तु आपकी किसी ना किसी आवश्यकता की पूर्ति करती है या आवश्यकता को संतुष्ट करती है। अब उपयोगिता जो है सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है। अब उपयोगिता कैसे सकारात्मक और नकारात्मक हो सकती है?
या उपयोगिता अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर आप देखना कि उपयोगिता किसी वस्तु में एक व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगिता होती है, वहीं उसी वस्तु में दूसरे व्यक्ति के लिए कोई उपयोगिता नहीं होती। इसको आप कैसे समझेंगे? मान लो कि न्यूज़पेपर है ना, न्यूज़पेपर चूंकि पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, मुझे देश विदेश की खबरें जानना अच्छा लगता है, तो मैं 5 रुपए देकर के भी न्यूज़पेपर खरीदता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा नहीं है, उसके लिए न्यूज़पेपर की कोई उपयोगिता है क्या? वो फ्री में भी न्यूज़पेपर नहीं लेगा, क्योंकि पढ़ना ही नहीं आता। सही है ना? इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए कि तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह के जो मादक पदार्थ हैं, इन मादक पदार्थों में जो व्यक्ति इनका सेवन करता है, उस व्यक्ति के लिए बहुत उपयोगिता होती है ना। इसके लिए व्यक्ति क्या करता है? उसको पाने के लिए कुछ भी करने का प्रयास करता है, और महंगे दाम में चीज बेची गई और लोगों ने खरीदा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको उस वस्तु में उपयोगिता मिल रही है, या उनकी किसी आवश्यकता को वह वस्तु क्या कर रही है? संतुष्ट कर रही है। या हम बाजार जाते हैं तो हम उन्हीं वस्तुओं को खरीदते हैं जो हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करती हैं। हम फल खरीदेंगे, सब्जी खरीदेंगे, किराने का सामान, नमक, मिर्ची, तेल, जो भी चीज़ें अपने को लग रही, कपड़े अपने। तो हमको जिन वस्तुओं से, या जो वस्तुएं हमारी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करती हैं, हम उन वस्तुओं पर पैसे खर्च करते, या हमको उस वस्तु में उपयोगिता दिखाई दे। बात समझ में आ गई? तो उपयोगिता किसे कहते हैं? किसी वस्तु की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता है, किसी वस्तु की किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की जो क्षमता है, उसको हम कहते हैं उपयोगिता। अब ये भी हो सकता है कि किसी वस्तु में मुझे अभी उपयोगिता दिखाई दे रही है, कुछ समय बाद उपयोगिता ना रहे, है ना। गर्मी में गर्मी लग रही है तो पंखे की उपयोगिता है, और ठंड के दिनों में अगर कोई पंखे की बटन चालू करे तो तुरंत बंद करो, बंद करो। सही है ना। तो ठंड के दिनों में आपको पंखे की कोई उपयोगिता नहीं है, या पंखा आपकी कोई आवश्यकता को संतुष्ट नहीं करता, बल्कि उससे आपको नकारात्मक उपयोगिता प्राप्त होती है ना, ठंड लगेगी। इसी तरह गर्मी में हम क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक या कोई ठंडा पेय पदार्थ पीना चाहते हैं, नींबू पानी पिएंगे, शरबत पिएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ठंड के दिनों में कोई आपको आइसक्रीम खिलाना चाहे तो अरे नहीं खाना, तो ठंड के दिनों में आपको नींबू पानी या आइसक्रीम में उपयोगिता प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन वही चीज़ आप गर्मी में बड़े शौक से खाते हैं। तो एक समय विशेष पर हमको उस वस्तु से उपयोगिता मिल सकती है, और उसी वस्तु से समय बदल जाने पर आपको उपयोगिता प्राप्त नहीं। तो उपयोगिता जो है स्थान के हिसाब से या व्यक्ति के हिसाब से बदलती रहती है, व्यक्ति के हिसाब से भी बदलते रहते। एक चीज और है, आपकी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, और उन आवश्यकताओं को प्राप्त करने की आपके अंदर जो तीव्र इच्छा है, तीव्र इच्छा का मतलब ही ये है कि उस वस्तु से आपको सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है। आपकी आवश्यकता जितनी तीव्र होगी, जितनी तेज होगी, आपको उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। तो हमारी आवश्यकता की तीव्रता ही ये बताती है कि हमको उस वस्तु से बहुत ज़्यादा उपयोगिता मिलने वाली है। स्थान के हिसाब से भी उपयोगिता बदल जाती है। जैसे शिमला, ऊटी, नैनीताल ऐसे ठंडे प्रदेश पर चले जाएं, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो वहाँ अभी भी आप हीटर का प्रयोग करना उचित समझोगे, या गर्म कपड़े पहनोगे, है ना, जैकेट वैकेट पहनोगे, स्वेटर पहनोगे, शाल होगी। लेकिन अपन यहाँ पर अभी गर्म कपड़े पहन रहे हैं क्या? हमारे लिए गर्म कपड़े की उपयोगिता है क्या? बिल्कुल नहीं है। लेकिन ठंड में हमको उससे उपयोगिता प्राप्त होगी। तो समय के हिसाब से भी उपयोगिता बदल जाती है, और स्थान के हिसाब से भी उपयोगिता बदल जाती है। उपयोगिता का मापन कैसे करें? कि भाई आपको स्कूल ड्रेस भी चाहिए, किताब कॉपी भी चाहिए, किस चीज से आपको ज्यादा उपयोगिता मिल रही है, आप इसको कैसे माप सकते हो? इसके मापन का कोई तरीका है क्या? उपयोगिता को मापने का कोई मात्रक नहीं है, लेकिन अर्थशास्त्रियों ने विचार किया कि उपयोगिता को मापा कैसे जाए, तो उन्होंने 2 पद्धतियां बताई, है ना, उपयोगिता का मापन। गणनावाचक उपयोगिता मापन, और दूसरा क्रमवाचक
उपयोगिता मापन, गणनावाचक उपयोगिता मापन और क्रमवाचक उपयोगिता मापन। जब आपको दो चीजों से मिलने वाली उपयोगिता को मापने को कहा जाए, जैसे अभी मैंने उदाहरण दिया केक का। अब एक प्लेट में केक रखा है और दूसरे प्लेट में बर्फी रखी है, तो हो सकता है कि मैं तो बर्फी उठाऊंगा, बर्फी की प्लेट उठाऊंगा, लेकिन हो सकता है कि प्रज्ञा केक की प्लेट उठाए। सही है, बात समझ में आई कि नहीं? मैंने बर्फी की प्लेट इसलिए उठाई क्योंकि मुझे बर्फी से मिलने वाली उपयोगिता अधिक है। मुझे बर्फी से या पेड़े से ज़्यादा उपयोगिता मिल रही है और केक से मुझे उपयोगिता कम मिल रही है या बिल्कुल नहीं मिल रही है, मैंने नहीं उठाया। अब चीज़ हमको पसंद होती है, गुलाब जामुन अपन दो ले लेते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर जो है आपने दो चीज़ों में से एक चीज़ को ज़्यादा उपयोगिता दी, ज़्यादा महत्व दिया, तो ये क्या हो गया? क्रमवाचक। घर में जब आपको कोई सामान लाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, कोई सामान लाने के लिए आपको कहा गया, बाजार गए हो आप, है ना, तो बोल दिए कि कद्दू लौकी करेला, तीन चीज़ लेके आना है, 50 रुपये है जेब में, कद्दू लौकी और करेला। तो बोले करेला तो लाना ही, ठीक है, और कद्दू या लौकी में से बोले देख लेना, पैसे बचे तो दोनों ला लेना, नहीं तो लौकी जरूर ला। अगर दोनों के लिए पैसे बचे तो दोनों ला लेना, लेकिन लौकी जरूर ला। तो करेला और लौकी आपकी प्राथमिकता हो गई, क्योंकि करेले से आपको, और करेला तो लाना ही है ना, तो करेले से आपको सबसे ज़्यादा उपयोगिता मिली, है ना, लौकी से उससे कुछ कम मिली, और कद्दू आपने तीसरे नंबर पर रखा क्योंकि कद्दू से आपको और कम उपयोगिता मिलती है। ठीक, समझ में आ गया? तो यहाँ पर आपने उपयोगिता को कैसे मापा है? क्रम के रूप में, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। दूसरे तरह से जो गणना करते हैं वो होती है गणनावाचक। गणनावाचक उपयोगिता का मतलब ये हुआ कि आपने सीधे नंबर दे दिए, सीधे नंबर दे दिए, मतलब अगर मुझे खाने को बर्फी की प्लेट मिल गई तो 50। तो गणनावाचक उपयोगिता में हम क्या करते हैं? वस्तु को सीधे नंबर दे देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ अगर 50 में भी मिलेगी ना तो मैं लूँगा। इसको आप ऐसे समझ लो कि कई बार क्या होता है कि आप बाजार गए और आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है ना, केले आपको पसंद है, मान लीजिए कि आपको केले पसंद है। अभी बाजार में सेब भी आ रहा है, अब सेब 80 रुपये किलो है और केले 40 रुपये दर्जन। आप 40 रुपये में आधा किलो सेब भी ले सकते हैं और 40 रुपये में एक दर्जन केले भी ले सकते हैं। ठीक, तो आप 40 रुपये किस पर खर्च करना पसंद करोगे? जो आपको ज़्यादा पसंद है। 40 रुपये आप किस पर खर्च करना पसंद करोगे? जो आपको ज़्यादा पसंद है। तो आप यहाँ पर 40 रुपये के केले खरीदोगे, ना कि सेब खरीदोगे। और अगर मान लो सेब खरीदना है, या कभी हो गया कि चलो सीजन में एक आध बार तो खाई लो, पसंद तो नहीं है पर एक आध बार तो बोले खा ही लेना चाहिए, तो फिर आप क्या काम करते हो? 40 रुपये में नहीं खरीदोगे। फिर जब वो थोड़ा सस्ता होगा ना, 60 रुपये किलो हो जाएगा, तब चलो ठीक है बोले दे दो। एक और बहुत बढ़िया उदाहरण, अभी पिहरी का सीजन है, पिहरी है ना, मशरूम जंगल से आती है ना पिहरी। पहली बार जब पिहरी बाजार में आती है तो 200 रुपये किलो भी बिकती है। सही है? और हम आप जैसे लोग भी, मतलब एक साधारण उपभोक्ता भी, भले वो एक पाव खरीदेगा लेकिन सोचता है कि एक पाव पिहरी लेके घर जाए। ठीक, अब आपने मान लो कि 200 रुपये किलो पिहरी है और आपने 100 रुपये की आधा किलो पिहरी लेके घर गए। अब आपने पिहरी की सब्जी एक बार खा ली, मशरूम की सब्जी एक बार खा ली, 100 रुपये में आधा किलो मशरूम खरीदा, मशरूम कहते हैं उसको। तो पहली बार जब आप मशरूम खरीद के लाए आपको बड़ा अच्छा लगा, है ना, क्योंकि आपने सीजन में पहली बार खाया था। दोबारा जब आप बाजार गए और आपको मशरूम दिखाई दिया, फिर आप वहाँ पास में जाके थोड़ा विचार करते हैं, हाँ क्या भाव भाई? तो बोलता है 200 रुपये किलो है, बोले 200 रुपये। पिछली बार आपने 200 रुपये किलो में ही खरीदा था, लेकिन इस बार आप कहते हो नहीं 200 में पिछली बार ले लिए थे, बोले अब सस्ता होगा तो ले।
तो जब आप एक बार किसी वस्तु का उपभोग कर लेते हो तो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है दोबारा में आपको उससे थोड़ी कम उपयोगिता मिलती है। आपने खाई ली, आपकी जो आवश्यकता की जो तीव्रता थी, आपकी आवश्यकता की तीव्रता कैसी हो गई? कम हो गई। अब आप उसके लिए 200 रुपये मूल्य चुकाने को तैयार नहीं हो। अब आप क्या कहते हो कि आपको भाई 150 रुपये किलो देगा तो लेंगे, नहीं तो हटा हो गया। यहाँ पर भी आपकी आवश्यकता की जो तीव्रता है वो कम होने के कारण आप उस वस्तु का कम मूल्य चुकाते। दोबारा अपन ने 150 रुपये में ले ली। तीसरी बार जब बाजार गए फिर पेहरी दिखी, बोले आज तो 100 रुपये में देगा तो लेना, नहीं तो नहीं लेना, तो बात तो खाती। सही है ना? गांव में जब कोई फेरी वाला कोई चीज़ बेचने आता है तो पहली बार आता है ना तो बहुत महंगा महंगा भी बेच के चला जाता है, क्योंकि वो चीज़ पहली बार आई हुई। तो हमारी जो आवश्यकता की तीव्रता है उस पर निर्भर करती है उपयोगिता। आवश्यकता की तीव्रता जितनी अधिक होगी उससे मिलने वाली उपयोगिता उतनी ही अधिक होगी। आवश्यकता की तीव्रता कम होते ही उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होगी। क्लियर? तो गणनावाचक उपयोगिता में हम सीधे नंबर देते हैं। उसको नंबर ऐसे देते हैं कि उस वस्तु के लिए हम जितने पैसे चुकाने को तैयार, ये मान के चलो कि उससे मिलने वाली उपयोगिता उतनी है। जैसे मैंने केले और सेब का उदाहरण दिया ना कि केले और सेब, आधा किलो सेब और 1 दर्जन केले 40 रुपये के आ 40, आप जितना मूल्य चुकाने को तैयार हो ये समझ लो कि आपको उसके बराबर उपयोगिता मिल रही। कई बार कोई दुकानदार आपको किसी वस्तु के लिए ज़्यादा पैसे मांगे। आप बाजार गए, केले आपको पसंद भी हैं और केले आपको खरीदना है, लेकिन जैसे ही आपने रेट पूछा उन्होंने बोला 50 रुपये दर्जन, आपने नहीं, आप आगे बढ़े। हमारी जितनी आवश्यकता की तीव्रता, हमारी हमको जितनी उपयोगिता उससे मिलने वाली है, हम उतने ही पैसे उसके देंगे, उससे ज़्यादा पैसे नहीं चुकाएंगे। आप अपने लिए कोई अगर स्कूल ड्रेस खरीदने गए हो या आप अपने लिए कोई बैग, स्कूल बैग खरीदने गए हो, तो आप क्या करते हो? उसने बताया कीमत 500 रुपये, तो आप बोलते हो नहीं ये 400 रुपये देंगे। हम क्या कहते हैं? उससे कम करने के। और आपको लगता है कि ये वस्तु इतने की है, उतने पैसे आप चुकाने को तैयार हो कि भैया ये सलवार सूट का कपड़ा हम ज़्यादा से ज़्यादा इसके 200 रुपये देंगे। अब आपने 200 रुपये देंगे क्यों कहा? क्योंकि आपको लगता है कि आपको इससे मिलने वाली उपयोगिता 200 के बराबर है। अब वो 400 बोलेगा, 300 बोलेगा तो आप नहीं। तो ये है गणनावाचक उपयोगिता, जहाँ पर हम उस वस्तु के लिए चुकाई गई कीमत के बराबर उस वस्तु की उपयोगिता मान लें और उस वस्तु की कीमत हम उससे ज़्यादा नहीं चुका। ठीक। अब उपयोगिता के प्रकार देखें। ये प्रकार नहीं है, उपयोगिता के मापन की विधियां हैं, है ना? गणनावाचक और क्रमवाचक। अब इनके प्रकार देख लें। उपयोगिता के प्रकार, जब हम उपयोगिता का मापन करते हैं तो 2 तरह की उपयोगिता होती है। एक उपयोगिता होती है कुल उपयोगिता और दूसरा जो उसका प्रकार है वह है सीमांत उपयोगिता। अब कुल उपयोगिता क्या है और सीमांत उपयोगिता क्या है? जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा ना कि हमको केले ज़्यादा पसंद है। अब केले खाने की बड़ी इच्छा थी, घर में केले आए और पहला एक केला तोड़े अपन ने और उसको बड़े थोड़ा जल्दबाजी में, क्योंकि बहुत दिन में केला खाने मिल रहा है ना, तो खटाखट छीले और एक बार में ही आधा केला अंदर, क्योंकि आपकी आवश्यकता की तीव्रता अधिक थी। जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती, जब आप इधर से घर जाओगे ना, घर जाओगे तो सीधे बस्ता पट के हाथ कहाँ, कई बार तो होता सीधे किचन में घुस जाता है। लेकिन अभी सावधानी रखना है अपने को। घर गए, आपको बहुत भूख लगी है, 4 रोटी बची हैं और पहली रोटी जब आपने खाए तो वो आपको पहली रोटी सबसे ज़्यादा संतुष्टि देती है। कभी अनुभव किए हो कि नहीं? अनुभव किए सबने कि जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और आपको कुछ खाने मिल जाए, मान लो कि रोटियां, आप घर गए और आपको सुबह की बनी हुई रोटी रखी 4, पहली रोटी जैसे ही आप खाते हो तो पहली रोटी से आपको बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। दूसरी रोटी खाए आपने, दूसरी रोटी से भी आपको संतुष्टि मिली, है ना, और तीसरी रोटी खाए उससे भी कुछ संतुष्टि मिली। तो संतुष्टि का जो स्तर है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और चौथी रोटी आपने फिर सोचा कि अरे ये तो ठंडी है। पहले आप 3 ठंडी रोटी खा चुके हो, लेकिन चौथी रोटी खाते समय आपको याद आता है कि ये तो ठंडी है ना। कई बार बहुत ज़्यादा भूख लगी है,
सब्जी चावल रोटी जो भी अपन ने खाए है ना, और तीसरी रोटी चौथी रोटी खाते खाते याद आता है नमक कम है। तो चौथी रोटी खाते समय आपको नमक की याद क्यों आई? उस समय आपका ध्यान गया ही नहीं कि इसमें नमक कम है सब्जी में। सही है ना? बिल्कुल उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पढ़ रहे हैं। तो ये उपभोक्ता का व्यवहार है ना। जब भूख लगी रहती है ना तो सब अच्छा लगता है ना। सब्जी नहीं है तो हम अचार के साथ ही रोटी खा लेंगे, अचार के साथ चावल भी खा लेंगे। तो जब आप पहली इकाई का उपभोग करते हो तो आपको उससे बहुत ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, और उसके बाद जब आप धीरे धीरे क्रम से एक एक करके और अधिक इकाई मतलब यूनिट है ना, पहला केला खाया, फिर दूसरा केला खाया, फिर तीसरा केला खाया, तो पहले केले से जितनी संतुष्टि आपको मिलेगी तीसरे केले से उतनी नहीं मिलेगी, चौथे केले से और कम मिलेगी। और अब पेट भर गया, अब पेट भर गया आपका, अब आप पांचवा केला खाने से मना कर दो। अब पेट भर गया मतलब आपको उस वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कैसी हो गई? शून्य हो गई। अब केला भी कोई मजा नहीं दे रहा। कितना ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, आपने खाया, पहले शुरू में खाया बहुत अच्छा लगा, और खाया थोड़ा कम लगा, और खाया थोड़ा और कम अच्छा लगा, और जैसे जैसे आपका पेट भरते आया यानी आपकी संतुष्टि का स्तर पूरा होते गया, वह वस्तु आपको अब कोई आनंद नहीं दे रही, और आप कह देते हो कि नहीं अब हो गया। सही है? तो ये हर व्यक्ति के व्यवहार में होता है। अब पहले अपन ये समझ लें कुल उपयोगिता है क्या। तो कुल उपयोगिता मतलब कि आप जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हो उसकी जितनी इकाइयों का आपने उपभोग किया, जितनी इकाइयों का उपभोग, जैसे कि मैंने 5 केले खाए तो एक केले से जितनी उपयोगिता मिली, दूसरे से जितनी मिली, तीसरे से जितनी मिली, चौथे से जितनी मिली, सबका योग कर देंगे ना तो क्या कहलाएगा? कुल उपयोगिता। क्या कहलाएगा? कुल उपयोगिता को कहते हैं टोटल यूटिलिटी। क्या कहते हैं? टोटल यूटिलिटी। इसके लिए TU आप देखना बुक में TU शब्द का प्रयोग हुआ। इसी तरह मार्जिनल यूटिलिटी, सीमांत उपयोगिता मतलब मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी या इसको MU से भी प्रदर्शित किया है। ठीक है। अब कुल उपयोगिता का मतलब समझ में आ गया कि आपने जितनी इकाइयों का उपभोग किया उन सभी इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता कुल उपयोगिता कहलाती है। अब सीमांत उपयोगिता किसको कहेंगे? सीमांत मतलब प्रत्येक अगली इकाई यानी अंतिम इकाई। सीमांत मतलब सीमा के अंत में, तो प्रत्येक अगली इकाई या अंतिम इकाई के उपभोग से मिलने वाली जो उपयोगिता होती है उसको कहते हैं सीमांत उपयोगिता। तालिका है, इससे भी आपको समझ में आएगा। ये इकाइयां हैं, इकाइयां मतलब संख्या में एक गिनती है कि आपने कितने केले खाए। मान लो कि ये केले हैं, क्या है ये? है ना, केले। केले से मिलने वाली उपयोगिता हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने पहला केला खाया, क्या ध्यान देंगे? आपने पहला केला खाया, केले से आपको उसको अगर अपन संख्या में व्यक्त करें तो 12, और चूंकि आपने एक ही केला खाया है तो उसकी सीमांत उपयोगिता भी कितनी होगी? 12। अब आपको दूसरा केला, दूसरा फिर लिया आपने, दूसरे केले से उपयोगिता मिली और कुल उपयोगिता बढ़कर के हो गई कितनी? 18। दूसरे केले से उपयोगिता बढ़कर कितनी हो गई? 18। तो यहाँ पर देखो कि पहले केले से 12 मिल गई थी और दूसरे केले से कुल कितनी हो गई? 18। इसका मतलब दूसरे केले से उपयोगिता कितनी मिली है? 6, है ना। तो दूसरे केले से मिलने वाली उपयोगिता ही सीमांत उपयोगिता है। ये देखो आप 12 और 6 18 हुआ ना, तो दूसरे केले से मिलने वाली उपयोगिता हुई 6। अब आपने तीसरा केला खाया, तीसरा केला खाने के बाद कुल उपयोगिता हो गई 22, और कुल उपयोगिता में जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई? देखिए 18 और 4 की वृद्धि हुई ना, तो कुल उपयोगिता में जितनी वृद्धि हुई है वह क्या है? सीमांत उपयोगिता। कितनी है? 4। सीमांत उपयोगिता 4 तीसरे केले से। चौथे केले से उपयोगिता में वृद्धि हुई, कुल उपयोगिता में वृद्धि हो रही है, कितनी हो गई? 24।
पहले कितनी थी 22, तो सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई 2। समझ में आ रहा है? अब 5वां केला आपने खाया, आपका मन नहीं था, है ना, 4 केले में आपका पेट भर गया। 5वां केला खाने का आपका मन नहीं था, अब आपने 5वां फिर भी खा ही लिए। बोले तो 5वां केला आपने खा ही लिया, लेकिन कुल उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं हुई, अर्थात सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई 0। मतलब वो 5वां केला आपको कोई फायदा नहीं है। तो 6वें केले के बाद में आपकी जो कुल उपयोगिता है वो कैसी हो गई, घट गई। पहले कितनी थी, 5वें केले के बाद 24 थी, 6वां केला खाने से कम हो गई, 22 हो गई। अर्थात इससे मिलने वाली उपयोगिता कैसी हो गई, ऋण 2। यानी इससे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है कैसी है, ऋण 2, यानी ऋणात्मक उपयोगिता। कैसी उपयोगिता है ये, ऋणात्मक उपयोगिता। तो समझ में आ गया सीमा, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। अब इससे कुछ चीजें और समझ में आती हैं। क्या चीजें समझ में आती हैं? पहली बात तो ये कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करते हो, उत्तरोत्तर माने एक के बाद एक, तो कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। एक चीज क्लियर, जहां से देखिए आप 12, 18, 22, 24 कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है, लेकिन एक उपभोग के एक स्तर पर कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है। जैसे उपभोग का स्तर क्या है, 5वां केला, 5वें केले पर आपकी जो कुल उपयोगिता है कैसी हो गई, स्थिर हो गई, मतलब अब नहीं बढ़ी। 24 के बाद 24 ही रह गई ना, तो यहाँ पर कुल उपयोगिता कैसी हो गई, स्थिर हो गई। ठीक, और सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, 0 हो गई। उपभोग के एक स्तर पर कुल उपयोगिता स्थिर हो जाती है और सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। या हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, विकल्प में खाली स्थान में प्रश्न आ जाता है कई बार कि जब सीमांत उपयोगिता 0 होती है तब कुल उपयोगिता कैसी है। तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, अधिकतम। अधिकतम मतलब आप देखो यहां से बढ़ते 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 24 के बाद बढ़ ली रही ना। और सीमांत उपयोगिता देखिए आप, जैसे जैसे आप उत्तरोत्तर इकाइयों का प्रयोग करते हो सीमांत उपयोगिता घटती चली जाती है, और सीमांत उपयोगिता एक स्तर पर 0 हो जाती है। और जिस स्तर पर सीमांत उपयोगिता 0 होती है उस स्तर पर जो आपकी कुल उपयोगिता है कैसी है, ये अधिकतम। कैसी है, अधिकतम। उसके बाद बढ़ती नहीं है ना, फिर कम होने लगती है। और इसके बाद भी अगर आप उपभोग जारी रखते हो, खाना चालू है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपकी जो कुल उपयोगिता है वह भी घटने लगती है और सीमांत उपयोगिता भी ऋणात्मक हो जाती है। ठीक, तो ये हो गया कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता। इसको अपन ग्राफ की सहायता से भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता दोनों के बीच जो संबंध है इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ की सहायता से समझते हैं। ग्राफ पेपर सब लोग जानते हैं ना, ग्राफ पेपर देखा है ना, उसमें आड़ी और खड़ी लाइनें होती हैं, 1-1 सेंटीमीटर पर, फिर आधे-आधे सेंटीमीटर पर और 1-1 मिलीमीटर पर निशान खड़ी और आड़ी लाइनें होती हैं। तो ये मान लो कि हमने 1-1 सेंटीमीटर पर इसमें निशान लगा लिए और इसमें ऐसे हमने y अक्ष पर क्या लिया है, उपयोगिता को लिया है, और x अक्ष पर क्या लिया है, वस्तु की मात्रा। अब तालिका में आप देखें, तालिका 2.1, इसमें आप देखो कि पहली इकाई के लिए, पहली इकाई से आपको कितनी उपयोगिता मिलती है, 12। तो पहली इकाई से आपको 12 उपयोगिता मिलती है, मतलब आप इस पॉइंट पर आ गए, ये यहाँ पर आपने बिंदु लगाया। दूसरी इकाई से कितनी उपयोगिता मिलती है, 18। तीसरी इकाई से कितनी उपयोगिता मिलती है, 22। चौथी इकाई से कितनी उपयोगिता मिलती है, 24। पांचवी इकाई से 24 यानी इसी के बराबर। छठवीं इकाई से 22। अब अगर हम इन बिंदुओं को मिला दें तो ये जो वक्र है, इस वक्र को हम कहते हैं कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी कर्व, है ना। ये क्या है, टोटल यूटिलिटी कर्व, यानी कुल उपयोगिता को दर्शाने वाला वक्र। ठीक, अब हम सीमांत उपयोगिता को देखें। सीमांत उपयोगिता आप देखो कि पहली इकाई से कितना है, 12। तालिका में देखो आप 2.1 में पहली इकाई से कितना है, 12, मतलब यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और दूसरी इकाई से फिर कितना है, 6। तीसरी इकाई से 4। चौथी इकाई से
2 और 5वीं इकाई से 0, मतलब इसी लाइन में आ गया। और 6वीं इकाई से अब इन बिंदुओं को आप मिला दो, यहीं से स्टार्ट होगा ये भी, ये जो वक्र है आपका, ये वक्र कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व या MU, ठीक है। तो आपका ये जो टोटल यूटिलिटी कर्व है, यानी कुल उपयोगिता वक्र जो है, आप देखो कि एक बिंदु पर जाने के बाद कैसा हो गया, ये स्थिर हो गया, है ना। 24 अधिकतम उपयोगिता हो गई, इसके बाद में बढ़ी नहीं अगली इकाई का उपभोग करने से, लेकिन आपने और अधिक उपभोग किया तो ये कम होने लगी। इसी तरह जो सीमांत उपयोगिता वक्र है, स्टार्ट दोनों एक ही बिंदु से होंगे, क्योंकि पहली इकाई से आपको जितनी कुल उपयोगिता मिलती है उतनी ही क्या मिलती है, सीमांत उपयोगिता भी मिलती है। तो पहली इकाई से मिलने वाली कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है, इसलिए आप देखें कि ये एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रहा है। दूसरी इकाई के उपभोग से आपको उपयोगिता 6 मिलती है, तीसरी इकाई के उपभोग से 4 मिलती है, चौथी इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 2 मिलती है, और 5वीं इकाई के उपभोग से सीमांत उपयोगिता 0 हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी आप खाना बंद नहीं करते हो, आपने 6वीं इकाई भी खाया, 6वीं इकाई का भी उपभोग किया, तो आपकी सीमांत उपयोगिता कैसी हो गई, इस एक्स अक्ष को काट के नीचे चली गई ना, ये एक्स अक्ष को काट कर नीचे आ गई। अब नीचे आ गई मतलब 0 से जब नीचे आएगी तो क्या होगा, क्या हो गई, ये -2 पर आ गई। तो इस प्रकार इस सीमांत उपयोगिता वक्र तथा कुल उपयोगिता वक्र से हम दोनों के संबंध को समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार आज के इस कालखंड में आपने उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत उपयोगिता के प्रकार तथा दोनों के परस्पर संबंध के बारे में जाना। कक्षा 12वीं विषय अर्थात से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में पाठ्यक्रम की नई विषय वस्तु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।